नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है और हम दृष्टि आईएएस के बिहार स्पेशल जो बुक आती है उससे मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने खिलाफत आंदोलन तक कंप्लीट कर लिया है पिछले 2 वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बीपीएससी रिलेटेड सारे कंटेंट मिल जाएंगे एक जगह इकट्ठे। क्वेश्चन से लेकर टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने केबीसी नैनो की जो बुक आती है बिहार समग्र आती है, उसकी बुक वो कंप्लीट कर लिया है। लाइन बाय लाइन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। घटना चक्र जो आती है उससे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, मध्यकाल के और एंशिएंट हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इन सब के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन माना जाता है, जनता के लिए आंदोलन। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक परिवर्तन का बिंदु था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में एक झटके में परिवर्तन करते हुए समाज के सभी वर्गों को आंदोलन से जोड़कर इसकी व्यापकता प्रदान कर दी। इससे पहले के जो हमने लेक्चर किए हैं उसमें हमने देखा कि खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, फिर खिलाफत आंदोलन गौण में चला जाता है, उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। इसको भारत का पहला और प्रमुख जन आंदोलन माना जाता है, असहयोग आंदोलन को। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय जनमानस में निराशा का माहौल था, आप सबको पता ही होगा। स्वदेशी आंदोलन हुए थे जिसमें बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 ईस्वी में। उसके बाद से फिर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था जिसमें भारतीयों ने साथ दिया था अंग्रेजों को, लेकिन बदले में क्या मिला हमें? तो रॉलेट एक्ट मिलता है जिसमें बिना कानून बिना दलील के किसी को भी जेल में डाल सकते थे। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आता है जिसमें भारत को और ज़्यादा गुलाम बनाने की कोशिश की गई। हम कहाँ स्वशासन की उम्मीद लगाए बैठे थे होम रूल लीग के बाद, लेकिन हमें वो नहीं दिया जाता है। तो इसलिए असहयोग आंदोलन पूरी माहौल तैयार हो गया था। किसी भी आंदोलन के लिए माहौल तैयार होना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो असहयोग आंदोलन जो था इसका माहौल तैयार हो चुका था और उसी का फ़ायदा गांधी जी उठा रहे थे। पूरे भारत में असहयोग आंदोलन संचालित किया गया था। इन सभी परिस्थितियों के कारण भारतीय जनमानस का ब्रिटिश सरकार से मोहभंग हो गया, जिसके फलस्वरूप सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और गांधी जी द्वारा असहयोग संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था। असहयोग का मतलब क्या होता है? सरकार को सरकार मत मानो, किसी भी चीज़ में सहयोग मत करो, अपनी नौकरी छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, फैक्ट्री छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो। अब क्या हुआ? कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया। यद्यपि इस प्रस्ताव का चित्तरंजन दास, CR दास जिनका नाम है, और मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया, किंतु मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से यह प्रस्ताव पास करा लिया गया। फलतः 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर आंदोलन की विधिवत शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम क्या सब थे ये भी आपसे बीपीएससी में 67वीं पूछ सकता है, जो कि टफ होगा। 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी टफ होने वाला है, पहले से माइंडसेट तैयार कर लो। 67वीं बीपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उस पर मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाया, जिसको जाके आप जरूर देखना है ना। उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों टफ होगा वो और बीपीएससी इस बार का कैसा था। कार्यक्रम में क्या था? उपाधि प्रशस्ति पत्र को लौटाना, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालत और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शामिल था। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना तथा स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों का गठन का भी प्रस्ताव था। साथ ही हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देने, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इन कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में कई परिवर्तन किए गए। कांग्रेस के दैनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास तेज हो गए। इस तरह कांग्रेस के संगठन का दायरा बढ़ने के साथ साथ ही उसका विकेंद्रीकरण भी किया गया। कांग्रेस का विकेंद्रीकरण किया गया है ना। अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद जी की अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ। बीपीएससी क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जिसमें गांधी जी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में एक भागलपुर में सम्मेलन हुआ प्रांतीय कांग्रेस का 1920 ईस्वी में, और उसमें गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी इस आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया। जो होम रूल लीग चल रहा था, स्वराज का मुद्दा, उसको भी इसी आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था, लेकिन बिहार के स्तर पर यह स्वराज का जो आंदोलन था वो भी इसी का हिस्सा हो गया था। इस आंदोलन के दौरान, अब ये नाम नोट कर लेना सब लोग, इस आंदोलन के दौरान मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी खां, अनेक नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। इस्तीफा देने वाले वकीलों में महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा
ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह प्रमुख थे। इन सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये सभी वकील थे। छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज से अपना नाम वापस ले लिया। इसमें पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर, बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी प्रमुख थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटना में मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। वीवीआई टॉपिक है ये, समझ गए। ये बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई कि जो बच्चे अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ के आए हैं, सरकारी स्कूल छोड़ के आए हैं, वो कहीं तो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करेंगे। राजेंद्र प्रसाद को इनका प्राचार्य बनाया गया। वहीं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के 15 छात्र पढ़ाई छोड़कर मजरूल हक के मार्गदर्शन में कार्य करने लग गए। मजरूल हक ने दीघा में रहने वाले अपने मित्र खैरू मियाँ की ज़मीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया था। सदाकत आश्रम का निर्माण मजरूल हक जी ने किया था पटना में, जहाँ पर इन छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। आगे चलकर बिहार कांग्रेस समिति का कार्यालय भी यही बन गया। और आपको बताऊं, जब 1962 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद से हटे वो, तो उन्होंने अपने अंतिम दिन सदाकत आश्रम में ही बिताया। यहीं पर उनकी मौत भी हुई थी। गांधी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की अपील पर 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी की गई। 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यालय का स्थापना की गई गांधी जी का अपील पर। और मजरूल हक को इसका कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति नियुक्त किया गया। वाइस चांसलर और चांसलर जो नियुक्त किया गया, मजरूल हक जी को और ब्रजकिशोर प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। पूरे राज्य में इस विद्यापीठ से संबद्ध राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना की गई, जिसमें प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था थी। राज्य में असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजरूल हक द्वारा 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका प्रकाशित की गई। द मदरलैंड, मजरूल हक जी ने सदाकत आश्रम से इसका प्रकाशन किया था। इसी बीच नवंबर 1921 में ब्रिटेन के युवराज के भारत के आगमन के विरोध में बिहार प्रांतीय सम्मेलन द्वारा बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। और 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। इस समिति में खिलाफत कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता की भर्ती की गई। किसमें? यही खिलाफत कमेटी में। और इस दल की स्थापना को उद्देश्य प्रांत में शांति व्यवस्था को बनाए रखना था। ये सभी 1920 में जो शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, उसी का धीरे धीरे हिस्सा बनता जा रहा था। और अगर आपको केबीसी नैनो का करंट अफेयर करना हो या एडिटोरिया करंट अफेयर करना हो बिहार स्पेशल 6 महीने का, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। यूपी का एग्जाम अगर देने जा रहे हो 11 तारीख को 12 तारीख को, तो यूपी के लिए स्पेशल करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। इस आंदोलन के दौरान बिहार में शाहबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया और नशाखोरी छोड़ने की अपील भी की गई थी। ओके। इस आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। ये क्या पूछ सकता है आपसे बीपीएससी कि झंडा कांड किस आंदोलन के समय में हुआ था, किस शहर में हुआ था, कब हुआ था? तो 1922 में हुआ, असहयोग आंदोलन के समय में हुआ, और भागलपुर जो है बिहार के दक्षिण पूर्वी राज्य, वहाँ पर हुआ था। इसमें भागलपुर के औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति की। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। तो झंडा कांड कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था। इसी बीच 2 सालों तक चले इस आंदोलन में जनता का धैर्य टूटने लगा और आंदोलन हिंसक होने लगा। 5 फरवरी 1922 को कुछ स्रोतों में इसको 4 फरवरी कहा गया है, कहीं कहीं पर 5 फरवरी कहा गया है। तो ये एक बार आप चेक कर लेना, वैसे 5 फरवरी ही है। चौरा चौरी कांड के पश्चात गांधी जी ने अचानक इस आंदोलन को वापस ले लिया। आप सभी को पता है चौरा चौरी कांड हुआ था, जहाँ पर पुलिस थाना को घेर कर आग लगा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे। गांधी जी ने बोला कि हिंसक हो गया आंदोलन, अब इसको वापस ले लो। समझ रहे हो ना? तो इसको वापस ले लिया गया 1922 ईस्वी में। अचानक इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसी दौरान बिहार में मजलूल हक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह ये आंदोलन समाप्त हो गया। महत्व क्या था इसका? हालांकि स्वराज के लक्ष्य को लेकर चला यह आंदोलन अपने लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही समाप्ति घोषित कर दी गई, किंतु इसकी उपलब्धि काफ़ी महत्वपूर्ण रही। देश में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो गए। मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ आपको। एक राजनीतिक जागरूकता जो होती है वो आई लोगों में कि हाँ, अंग्रेज़ जो है ना वो हमारा शोषण कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि 1% से कम लोग भी अंग्रेज़ को शोषक नहीं मानते थे। समझ रहे हो ना? वो सब मानते थे कि अंग्रेज़ हमारा भला कर रहे हैं, भारत को मॉडर्न बना रहे हैं। तो राजनीतिक जागरूकता आई कि नहीं भाई, हम चाहें तो ब्रिटिश सरकार को भी झुका सकते हैं अहिंसा के माध्यम से। हिंसा नहीं, अहिंसक तरीक़ों से भी ब्रिटिश सरकार को झुकाया जा सकता है। दूसरा था हिंदू मुस्लिम एकजुटता बढ़ी, इसमें हिंदू मुस्लिम एकजुट हुए, है ना। और तीसरा था कि छोटे से छोटे स्तर तक
यानी कि सामान्य मानव की पहली बार किसी आंदोलन से इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा था, है ना। बस यही था इस आंदोलन का। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहला सविनय अवज्ञा किसको कहा जाता है? 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। पहला सविनय अवज्ञा किसको कहा जाता है? तो 1917 के जो चंपारण आंदोलन है उसको कहा जाता है पहला सविनय अवज्ञा। इसको याद रखना, पहला सविनय अवज्ञा किसको? चंपारण को कहा जाता है। और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 ईस्वी वाला। चंपारण सत्याग्रह को पहला सत्याग्रह भी कहा जाता है, सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी थी। 1919 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जल्दी से मुझे बताओ कमेंट कर, पता है तो, नहीं पता है तो जाके सर्च करो, मैं नहीं बताने वाला। किंतु गांधी जी इस आंदोलन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक उपयुक्त अवसर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच गांधी जी के 11 सूत्री मांग को लेकर इरविन के द्वारा अस्वीकार किए जाने के पश्चात अब तक एक ही रास्ता बचा था, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। नमक कानून, नमक को ही क्यों जोड़ा उन्होंने आंदोलन से, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, एक बार फिर से बताता हूँ। तो वो होता क्या है, किसी भी आंदोलन को जब सामान्य मानविकी के जीवन से जोड़ दिया जाता है तो उस आंदोलन का स्वरूप बहुत बृहद हो जाता है, यानी कि हर आदमी उस आंदोलन को अपना आंदोलन मानता है। तो नमक जो था उस समय के भारत के मैक्सिमम आबादी के, अभी भी है, 100% लोगों के थाली का हिस्सा होता है नमक। हम रोज़ ही इसका व्यवहार करते हैं अपने जीवन में। तो गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना कि गरीब से गरीब आदमी जो होगा वो भी तो नमक रोटी तो खाता होगा, तो उसकी थाली का भी हिस्सा है ये। तो जब हम उसको बताएंगे कि तुम जो नमक रोटी खा के जी रहे हो, इस नमक पर भी सरकार टैक्स लेती है, कर लेती है इस नमक पर भी। बस यही रीज़न था बताने का। इससे क्या होगा, सबको पता चलेगा कि जो अंग्रेजी सरकार है ये एक नमक रोटी पर भी कर लगाती है, तो इनके खिलाफ पूरे देश में एक जन विरोध की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे बड़ा जन समर्थन वाले आंदोलनों में से एक था। पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। नमक कानून का उल्लंघन इस बात का प्रतीक था कि अब भारतीय ब्रिटिश निर्मित कानूनों के अधीन नहीं रहना चाहते। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम में नमक कानून भंग करना, सरकारी कॉलेज सेवाओं का परित्याग करना, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, करों का विरोध, महिलाओं द्वारा शराब की दुकान पर धरने देना इत्यादि शामिल थे। अच्छा एक चीज़ बताओ, विदेशी कपड़ा का जो होली जलाया जा रहा है इसका विरोध किसने किया था? बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं भारत के वो, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने बोला था कि ये जो है इसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सामान की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था मानवीय आधार पर। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार की गई थी। बिहार में समुद्र तट की अनुपस्थिति के अनेक स्थानों पर नमकीन मिट्टी को खौलाकर नमक बनाया गया। बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि जिलों इसके प्रमुख केंद्र रहे। मुजफ्फरपुर में इसका नेतृत्व राम दयाल सिंह, जानकी प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह, पटना में अंबिकाकांत सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह और छपरा और सिवान में राम रक्षत ब्रह्मचारी ने किया था। सिवान में नमक सत्याग्रह शिविर का आयोजन कर नमक की पुड़िया बेची गई, और इसे नमक की पुड़िया नहीं बल्कि गुलामी भगाने की पुड़िया कहा जाता था कि नमक अगर अपने देश का खाओगे बिना टैक्स दिए हुए तो इससे गुलामी छूट जाएगी। जैसे जैसे आंदोलन अपने चरम पर पहुंची, सरकारी दमन चक्र कठोर होता गया। पटना प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा इसे नियंत्रित करने के क्रम में अत्याचार किए गए थे। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। इस डेट को सब लोग याद रखना, 4 मई 1930 की बात हो रही है, ओके। और गांधी जी तो गिरफ्तार तो हुए, तो बिहार में भी धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान के आगे धरना देकर इसका बहिष्कार किया गया था। बिहार में स्वदेशी का प्रचार तथा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार ने इतना जोर पकड़ा कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल की थी वहाँ पर लोगों ने कि हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, बिना कपड़े के रह जाएंगे लेकिन विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का कार्यक्रम खूब प्रचलित हुआ था। ये चौकीदारी कर 65वीं बीपीएससी में पूछ चुका है आपसे। 64th या 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है कि चौकीदारी कर किस आंदोलन के दौरान नहीं दिया गया था। चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन किसके दौरान चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान। बिहार का चंपारण जिला इसमें अव्वल था। चंपारण जिले के सुगौली, गोविंदराज, ढाका, जोगापट्टी, मझेलिया इससे सर्वाधिक प्रभावित थे। इसके अलावा सारण, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर जिले में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। इसी बीच भागलपुर जिले के बीहपुर में सत्याग्रह कर रहे लोगों पर कठोरता से पुलिस का दमन चक्र चला था। इस पुलिस अत्याचार के विरोध में
बिहार के कसौली के अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह और नवल किशोर सिंह ने त्यागपत्र दे दिया और पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में द्वारका नाथ, राजेंद्र प्रसाद तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता त्याग दिया था। समझ रहे हो ना। अब अगली बार मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि किन किन लोगों ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता त्यागी थी, तो द्वारका नाथ, राजेंद्र प्रसाद तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। 15 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 महीने की सजा दी गई। आंदोलन की तीव्रता तथा इसके बढ़ते प्रभाव से घबराई सरकार ने समझौता करना उचित समझा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। पिछले साल यूपीएससी 2020 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता से क्वेश्चन पूछा था, जिसको बाद में यूपीएससी ने हटा भी दिया क्योंकि ऑप्शंस गलत थे उसके। तो गांधी इरविन समझौता में क्या क्या था कि जो राजनीतिक कैदी हैं, अहिंसक तरीके वाले राजनीतिक कैदी, उनको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। तीसरा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अभी निलंबित कर दिया जाएगा। ये 3 चीज़ों पर मान गए थे गांधी जी, जिसके बदले में उनको गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो फिर द्वितीय में लंदन गए थे। ओके, आंदोलन की तीव्रता था इसके बढ़ाव से बढ़ते, पता ही आपको, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हुआ है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई है। गांधी इरविन समझौते के एक बिंदु के तहत ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय नेताओं के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का प्रस्तावित था, किंतु इस सम्मेलन के दौरान उभरे मतभेदों के कारण यह सम्मेलन अपने उद्देश्यों के प्रस्ताव को प्राप्त करने में असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल ही रहा था। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात पुनः इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन की शुरुआत में 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मथुरा प्रसाद आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1932 को एक बार फिर से बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस कदम के विरुद्ध सरकार सतर्क हुई और कठोर दमननाशक चक्र चलाया गया। मोतिहारी, बेगूसराय, रोसड़ा, तारापुर में पुलिस गोलीबारी में कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इस घटना के विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुई थी और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को विशेषाधिकार अध्यादेश जारी करना पड़ा था बिहार में। समझ रहे हो ना। और सहयोग, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी चल रही है। दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा शुरू हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी 1932 को। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाए गए कम्युनल अवार्ड क्या था कि भारत के SC वर्ग और ST वर्ग, जो दलित वर्ग हैं भारत के, उनको हिंदू धर्म से अलग मान्यता देना और इनको पृथक निर्वाचन प्रदान करना। पृथक निर्वाचन क्या था कि SC नेता के लिए सिर्फ SC लोग ही वोट करते हैं। जो पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के एक्ट के द्वारा हुई थी, जिसमें मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन दिया गया था कि मुस्लिम नेता के लिए मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे। समझ रहे हो ना। जब ये घोषणा हुई तो गांधी जी बिल्कुल चिढ़ गए। गांधी जी द्वारा हरिजन के उद्धार तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु कार्य करने का संकल्प हुआ। बिहार में उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हुए हरिजन सेवक संघ की शाखाएं खोली गई। और फिर हम पूना पैक्ट पढ़ते हैं अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। अब गांधी सामूहिक सविनय अवज्ञा की तरह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव लेकर आए। बिहार में इनके प्रस्ताव का देखने को मिला। अनेक सत्याग्रही इस आज्ञा पालन के क्रम में जेल भी गए थे सविनय अवज्ञा प्रस्ताव के लेकर, है ना। इसी बीच 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी का पटना आगमन हुआ। गांधी जी पटना आ गए जब उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की तथा इस तरह बिहार प्रदेश कांग्रेस के समिति के अनुमोदन के पश्चात यह आंदोलन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो गया। महत्व इसका क्या था पता ही है आपको। महत्व छोड़ते हैं, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं अक्सर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह पहुंच गए हम लोग। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। बिहार देश और समाज के प्रति हमेशा राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा। आधुनिक काल में भी हम देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रत्येक चरण में बिहार का बहुत अहम योगदान रहा है। ब्रिटिश भारत में वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसमें भी बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के नेताओं ने इस आंदोलन को व्यापक आधार प्रदान किया था। 26 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह जी थे। कौन थे बिहार के पहले सत्याग्रही? श्री कृष्ण सिंह। इसको याद कर लेना, इसको रट लेना जैसे जो हो। वैसे भारत के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत में। अब बिहार के पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी थे। जब उनको गिरफ्तार करके जेल ले जा रहा था तो बहुत बड़ा जनसमूह सत्याग्रह के मूल आदर्शों का उल्लंघन करके उनके पीछे जेल तक पहुंच गया, जिसके कारण जेल के प्रवेश द्वार पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार में सत्याग्रह का दूसरे सत्याग्रही थे। पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी। दूसरे अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। देश में पहले कौन थे? विनोबा भावे जी। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और इस आंदोलन का नारा क्या था? तो दिल्ली चलो नारा था व्यक्तिगत सत्याग्रह का।
व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा क्या था? दिल्ली चलो, याद रखना इसको। और इस सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही थे और राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से कुछ समय के लिए रोक रखा था, जब तक जनता के प्रति अच्छे आचरण करने और सत्याग्रह को निर्धारित आदर्श का पालन करने का आश्वासन नहीं मिला था। राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से कुछ समय के लिए रोके रखा, जब तक कि जनता के प्रति अच्छा आचरण नहीं करेंगे अंग्रेज, तो राजेंद्र प्रसाद जी भी आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप 2 दिन बाद सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में अनुग्रह नारायण सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने तथा सिलाव में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। बिहार की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और इस सत्याग्रह के दौरान गया में कुछ महिलाएं गिरफ्तार हुई। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं थी जगत रानी देवी और जानकी देवी और प्रियंवदा देवी। इन सब का नाम आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में। जनजातीय समुदाय भी इस सत्याग्रह में भागीदार रहा। तात्कालिक बिहार के ताना भगतों ने भी इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। जतरा भगत का नाम सुना होगा, ताना भगत आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति थे यही। मई 1941 में तक राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को दंडित और गिरफ्तार किया गया। अनेक कांग्रेसी नेता जेल भेजे गए, लेकिन इस सत्याग्रह में भागीदारी को सीमित प्रकृति के होने के कारण कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो सका था, क्योंकि ये जो सत्याग्रह था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सीमित प्रवृत्ति में था। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो, और जाके प्लेलिस्ट विजिट जरूर करना, उससे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, साइंस, फिजिक्स, साइंस का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा। इन सब के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल भी मिल जाएगा, बिहार करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर, बहुत कुछ है यार, जाके देखो तो। भारतीय लोग, और इसमें क्या था, लेकिन इस सत्याग्रह भागीदारी की सीमित प्रकृति का कुछ ज़्यादा हासिल हमें नहीं हुआ, यहाँ तक तो पढ़ दिया था। लेकिन फिर भी यह है कि भारतीय लोगों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के साथ नहीं थे, इस लिहाजा से यह सत्याग्रह सफल रहा था कि तुम जो द्वितीय विश्व युद्ध अभी लड़ रहे हो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और सत्याग्रह शुरू हुआ व्यक्तिगत 1940 ईस्वी में। हमने ये बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने तुम्हारा साथ दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण था काफ़ी। इस लिहाज से यह सत्याग्रह सफल रहा। इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही थी। विश्व जनमत के दबाव व द्वितीय विश्व युद्ध के परिदृश्य के बदलाव के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा दिसंबर 1941 में सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया। बोला कि सबको छोड़ दो, दबाव बन रहा था लोगों का। अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।